हाय गाइड्स, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ पीछे के पॉइंट से रिलेटेड दो चार बातें करते हैं अपन लोग। उसके बाद में आज का एक अपना नया पॉइंट रहेगा। हम लोगों ने पिछला पॉइंट है वो महाजनपद काल का किया था, जिसमें 16 महाजनपद काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और आज का जो पॉइंट अपना है वो है मगध का उत्कर्ष। पॉइंट का नाम क्या है? मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष आज का बिंदु है, मगध का उत्कर्ष। और बात करेंगे कि मगध पर किन किन लोगों का शासन रहा था। और ये मगध जो जनपद था ये 16 जनपदों में भी सबसे शक्तिशाली जनपद था। 16 जनपदों में क्या था? ये सबसे शक्तिशाली जनपद था। और मगध धीरे धीरे, जिस प्रकार से हम बात करें हर्यक वंश की बात करेंगे, उसके बाद में शिशुनाग वंश की बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे जाने के बाद में ये जो हम बात करें उसकी मौर्य वंश की, ये सभी के सभी जो वंश थे, ठीक है, ये सभी के सभी वंश थे। और मौर्य वंश और शिशुनाग वंश के बीच में जो नंद वंश आया था उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये सभी के सभी वंशों के काल में जो मुख्य क्षेत्र रहा था मगध, इन सभी की हम लोग मगध की चर्चा करेंगे। तो मगध का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ था, मगध ने अपना विकास कैसे किया था, यहाँ पर कौन कौन से ऐसे वंश हुए थे जिनके कारण मगध इतना आगे बढ़ा था उस काल में। तो चलिए हम लोग पीछे के पॉइंट को साथ में लेते हुए और आगे बढ़ते हैं। आज का जो पॉइंट था वो है अपना मगध का उत्कर्ष। और आज की जो बातें थी वो इस प्रकार से थी कि अगुंतर निकाय की बात की थी हम लोगों ने। अगुंतर निकाय, एक बात की थी भगवती सूत्र की, भगवती सूत्र, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ था और ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ था। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपद बताए? 16 महाजनपद बताए हैं। और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो जनपद था, शक्तिशाली जनपद था, वो कौन सा था? मगध था। ठीक है, और इसी मगध के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बात करें प्राचीन भारत में साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी, प्राचीन भारत में साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी, साम्राज्य का जो विकास हुआ था वो कहाँ से हुआ था? मगध से हुआ था। ध्यान देना, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या बात करें साम्राज्यवाद का जो विकास हुआ था तो वो कहाँ से शुरू हुआ था? मगध से शुरू हुआ था। ठीक है, पुराणिक ग्रंथों के अनुसार भी और मगध पर शासन करने वाला, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम जो वंश था, मगध पर शासन करने वाला प्रथम जो वंश था वो कौन सा था? बृहदर्थ वंश था। यानी साम्राज्यवाद की शुरुआत, साम्राज्यवाद की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? मगध से शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? मगध से शुरुआत होती है। और मगध पर सर्वप्रथम, मगध पर सर्वप्रथम शासन करने वाला वंश जहाँ से साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है। ठीक है, शासन करने वाला वंश था वो था बृहदर्थ वंश। कौन सा था? बृहदर्थ वंश था। कौन सा वंश था? बृहदर्थ वंश था। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, ये जो वर्णन है बृहदर्थ वंश का वर्णन है वो पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, यानी पुराणों में मिलता है। कौन से ग्रंथों में मिलता है? पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। किस में मिलता है? पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। और बृहदर्थ वंश के कुछ एक शासक हुए थे, जिस प्रकार से बृहदर्थ वंश की स्थापना है वो बृहदर्थ ने की थी। बृहदर्थ
बृहदर्थ शासक हुआ था। बृहदर्थ वंश की स्थापना किसने की थी? बृहदर्थ ने की थी। ये बृहदर्थ है, ये प्रथम शासक था, या बृहदर्थ वंश का क्या था? ये संस्थापक था। ठीक है, क्या था? ये संस्थापक था, ध्यान रखना है। बृहदर्थ वंश का प्रथम शासक, बृहदर्थ वंश का संस्थापक कौन था? बृहदर्थ ही था। इस बृहदर्थ के बाद में कौन बना था? जरासंध शासक बना था। कौन बना था? जरासंध। जरासंध कौन बना था? जरासंध शासक बना था। जरासंध के बाद में सहदेव शासक बना था। सहदेव, ठीक है, याद रखना क्रम से। सहदेव के बाद में रिपुंजय शासक बना था। कौन बना था? रिपुंजय। रिपुंजय शासक बना था। और ये ध्यान देना, बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक था। बृहदर्थ वंश का क्या था? ये अंतिम शासक था, अंतिम शासक। ठीक है, ध्यान देना, बृहदर्थ वंश की स्थापना किसने की थी? बृहदर्थ ने की थी। प्रथम शासक कौन था? संस्थापक कौन था? तो कौन था? बृहदर्थ था। उसके बाद में जरासंध शासक बना था। जरासंध के बाद में सहदेव शासक बना था। और सहदेव के बाद में रिपुंजय शासक बना था, जो बृहदर्थ वंश का क्या था? अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था, याद रह जाएगा। उसके बाद में देखो, यहाँ पर हम बात करें बृहदर्थ वंश का जो संस्थापक था, बृहदर्थ वंश का जो संस्थापक था बृहदर्थ, वो चेदी राज वसु का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? चेदी राज वसु। ये चेदी राज वसु का पुत्र था, यानी चेदी राज वसु का जो पुत्र था बृहदर्थ, जिसने किसकी स्थापना की थी? बृहदर्थ वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में बृहदर्थ के बाद में क्या बना था? बृहदर्थ का पुत्र था जरासंध। बृहदर्थ का पुत्र कौन था? जरासंध था। और जरासंध शासक बना था बृहदर्थ के बाद में। बृहदर्थ के बाद में कौन बना था? जरासंध शासक बना था। और महाभारत में, ध्यान देना जरासंध के लिए, महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि जरासंध और भीम के बीच, जरासंध यानी ध्यान देना, महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है जरासंध और भीम, किसके बीच? भीम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? मल्ल युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? मल्ल युद्ध हुआ था, मल्ल युद्ध। ठीक है, ऐसा वर्णन अपने को किस में मिलता है? महाभारत में मिलता है। ध्यान देना, महाभारत में जरासंध और भीम के बीच कौन से युद्ध का वर्णन मिलता है? मल्ल युद्ध का वर्णन मिलता है। मल्ल युद्ध किस किस के बीच हुआ था? महाभारत के अनुसार मल्ल युद्ध किस किस के बीच हुआ था? जरासंध और भीम के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? जरासंध और भीम के बीच हुआ था। उसके बाद में जरासंध का पुत्र था सहदेव। कौन था? सहदेव। सहदेव शासक बना था। कौन बना था? सहदेव शासक बना था। और किसका पुत्र था ये? जरासंध का पुत्र था। और उसके बाद में कौन बना था? रिपुंजय बना था। ठीक है, रिपुंजय शासक बना था। और रिपुंजय वो क्या था? बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक था। क्या था? बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो ये लगभग अपना जो बृहदर्थ वंश है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो थोड़ा सा दोबारा जिसको देखना है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले सकता है। अब चलिए आगे। ठीक है, बृहदर्थ वंश के बाद में जिसकी हम लोग सामान्यतः चर्चा करते हैं कि मगध के उत्कर्ष में या मगध के विकास में सबसे ज़्यादा हाथ रहता है या सबसे ज़्यादा जिनका सहयोग रहता है, वो वंश है हर्यक वंश। ध्यान से समझना, हर्यक वंश। ठीक है, कौन सा वंश? हर्यक वंश। इस वंश का जो शासकों का क्रम है, या इस वंश में हम लोग कौन कौन से शासक पढ़ेंगे, तो वो ध्यान देना। हम पढ़ेंगे बिंबिसार या बिंबसार। अब यहाँ पर ध्यान देना,
एक शासक आगे जाके बिंदुसार पढ़ेंगे, जो मौर्य काल में पढ़ेंगे। किस काल में पढ़ेंगे? मौर्य काल में पढ़ेंगे। और बिंबिसार या बिंबसार जो शासक था, जो किस वंश का था? हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का। ठीक है, इसको हर्यक वंश का प्रथम शासक भी कहते हैं। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार था। इसको हर्यक वंश का संस्थापक भी कहते हैं, या स्थापना का जो श्रेय जाता है हर्यक वंश की स्थापना का, जो किसको जाता है? बिंबिसार को जाता है। बिंबिसार के बाद में बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु अजातशत्रु शासक बना। ठीक है, बिंबिसार के बाद में कौन बना था? अजातशत्रु शासक बना था। अजातशत्रु के बाद में किसको पढ़ेंगे? उदयन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? उदयन या उज्जैन, उज्जैन को पढ़ेंगे। और उज्जैन के बाद में पढ़ेंगे नागदशक को। किसको पढ़ेंगे? नागदशक को। नागदशक। तो ध्यान रखना है कि हर्यक वंश में अपन लोग कौन कौन से शासकों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक था, याद रखना है। हर्यक वंश का अंतिम शासक। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार ने की थी। किसने की थी? बिंदुसार ने की थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। पहले क्या बिंदुसार बोला गया? क्या सॉरी, बिंबिसार है जो हर्यक वंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक है, प्रथम शासक भी कौन था? बिंबिसार। उसके बाद में क्वेश्चन आ जाए कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। कौन था? नागदशक था। ठीक है, उसके बाद में देखो कि मगध का जो वास्तविक उत्थान हुआ था, मगध का, या ध्यान देना ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मगध का वास्तविक उत्थान, मगध का वास्तविक जो उत्थान हुआ था वो किस वंश के काल में हुआ था? तो मगध का जो वास्तविक उत्थान हुआ था वो हर्यक वंश के काल में हुआ था। किस वंश के काल में हुआ था? हर्यक वंश के काल में हुआ था। ठीक है, मगध का वास्तविक उत्थान भी हर्यक वंश के काल में हुआ था। हर्यक वंश की जो स्थापना का श्रेय जाता है, ये हम लोगों ने बात की थी, तो किसको जाता है? बिंबिसार को जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बिंबिसार, यानी यहाँ पहला शासक पढ़ते हैं हम लोग, बिंबिसार। बिंबिसार। अब देखो बिंबिसार, इसका जो कार्यकाल था वो 544 ईसा पूर्व से लेकर 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, 492 ईसा पूर्व बिंबिसार का जो कार्यकाल था वो किस से कब तक था? 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व था। ठीक है, ये प्रथम हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। प्रथम शक्तिशाली या पावरफुल, शक्तिशाली शासक था। ठीक है, प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार है वो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार की जो राजधानी थी वो गिरिवर्ज थी। बिंबिसार की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? गिरिवर्ज। गिरिवर्ज, ठीक है, यानी राजगृह। राजगृह इसकी क्या थी? राजधानी थी वैसे। ठीक है, उसके बाद में आगे जाके उज्जैन पढ़ेंगे। उज्जैन के काल में मगध की राजधानी कौन सी हो जाएगी? पाटलिपुत्र हो जाएगी। बिंबिसार है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन सी धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म को मानता था? ये बौद्ध धर्म को मानता था। उसके बाद में बिंबिसार को, ध्यान देना यहाँ से इसकी दो उपाधियों की बात हम करेंगे, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान देना, मत्स्य पुराण की बात हुई एक तो, मत्स्य पुराण। एक बात हुई है
जैन साहित्य की, कौन से साहित्य की? जैन साहित्य, यानी जैन धर्म का जो साहित्य है उसमें इसको क्या कहा गया है? मत्स्य पुराण और जैन साहित्य। अब देखो मत्स्य पुराण में बिंदुसार को क्षेत्रोजस कहा गया है। क्या कहा गया? क्षेत्रोजस। ठीक है, क्या कहा गया? क्षेत्रोजस कहा गया। उसके बाद में जो जैन धर्म का जो साहित्य है, जैन साहित्य है, उसमें इसको श्रौणिक कहा गया है। क्या कहा गया? श्रौणिक। ठीक है, श्रौणिक कहा गया है। क्या कहा गया? श्रौणिक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व प्रथम शक्तिशाली शासक था हर्यक वंश का। ये गिरिवर्ज इसकी क्या थी? राजधानी थी। बौद्ध धर्म को क्या मानता था? ये बौद्ध धर्म स्वीकार करता था या मानता था। मत्स्य पुराण में इसको क्या कहा गया है? क्षेत्रोजस कहा गया है। और जैन साहित्य में इसको क्या कहा गया है? श्रौणिक कहा गया है। अब ध्यान देना, स्थायी सेना रखने की प्रथा, स्थायी सेना रखने की प्रथा, स्थायी सेना रखने की प्रथा या स्थायी सेना रखने की प्रथा को शुरू करने वाला प्रथम भारतीय राजा। ठीक है, प्रथम भारतीय राजा, स्थायी सेना रखने की प्रथा या इस प्रथा को शुरू करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? बिंबिसार था। स्थायी सेना रखने वाला या स्थायी सेना की प्रथा को शुरू करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? बिंबिसार था। इस व्यक्ति ने या बिंबिसार ने सर्वप्रथम या पहली बार या सबसे पहले सेना में हाथी रखने या हाथियों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। ठीक है, यानी सेना में हाथियों को रखना शुरू किया था इसने। ठीक है, सेना में सर्वप्रथम हाथियों को रखने का जो भारतीय राजाओं में जो जिसने शुरू किया था वो कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार क्या था कि मगध के उत्थान के लिए 3 प्रकार की इसकी नीतियां थी। यानी मगध को आगे बढ़ाने के लिए कितने प्रकार की नीतियां थी? 3 प्रकार की नीतियां थी। एक वैवाहिक संबंध नीति थी, दूसरी मित्रता की नीति थी। कौन सी नीति थी? मित्रता की नीति थी। और तीसरी जो इसकी नीति थी वो विजय या युद्ध नीति थी। 3 प्रकार की नीति थी। ध्यान देना, कितनी नीतियां थी? ध्यान देना, क्वेश्चन बन सकता है कि मगध के उत्थान के लिए बिंदुसार ने निम्न में से कौन कौन सी नीतियों को अपनाया या कौन सी नीतियों का प्रयोग किया? तो बिंदुसार ने मगध के उत्थान के लिए 3 प्रकार की नीतियों का उपयोग किया या प्रयोग किया। पहली नीति थी वैवाहिक नीति। कौन सी नीति थी? वैवाहिक नीति। दूसरी मित्र नीति या मित्रता नीति, और तीसरी विजय नीति या युद्ध नीति हम जिसको कह सकते हैं। तो इस व्यक्ति ने मगध को आगे बढ़ाने के लिए या मगध का उत्कर्ष के लिए इस व्यक्ति ने अपनी 3 प्रकारों की नीतियों का प्रयोग किया, जिसके कारण धीरे धीरे मगध क्या कर रहा था? आगे बढ़ रहा था। मगध अपने प्रभुत्व को प्राप्त कर रहा था। तो हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी नीतियां थी जिसके कारण मगध का उत्कर्ष हुआ। तो पहली हम बात करें वैवाहिक 3 नीतियां थी। ध्यान देना, वैवाहिक नीति, दूसरी है मित्र या मित्रता की नीति, तीसरी है विजय या हम बात करें युद्ध। ये 3 नीतियां इस व्यक्ति के पास थी। ठीक है, 3 नीतियां बिंबिसार के पास थी, जिसके कारण इसका क्या हुआ था? मगध का उत्कर्ष हुआ था। तो चलिए एक बार के लिए दोबारा देख लीजिए, उसके बाद में इन तीनों नीतियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है,
बिंबिसार, जिसका कार्यकाल 544 से 492 ईसा पूर्व था, प्रथम शक्तिशाली शासक था बिंबिसार भारत का। गिरिवर्ज इसकी राजधानी थी, राजगृह इसकी राजधानी थी। बौद्ध धर्म को ये मानता था। कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। ठीक है। मत्स्य पुराण में इसको क्या कहा गया है? मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षत्रोजस कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षत्रोजस। उसके बाद में जैन साहित्य में इसको क्या कहा गया है? श्रौणिक कहा गया है। स्थायी सेना रखने की प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो स्थायी सेना रखने की प्रथा सर्वप्रथम बिंबिसार ने शुरू की थी। उसके बाद में सेना में हाथियों का प्रयोग, यानी सेना या सेनानियों को हाथियों को रखने की आज्ञा सर्वप्रथम किसने दी थी? बिंबिसार ने दी थी। ठीक है। उसके बाद में इसकी जो मगध के उत्थान के लिए 3 नीतियाँ थी। कितनी नीतियाँ थी? 3 नीतियाँ। पहली वैवाहिक नीति, दूसरी मित्रता की नीति और तीसरी युद्ध नीति या विजय नीति। ठीक है। चलो पहली नीति पे बात करते हैं। ठीक है। पहली नीति है वैवाहिक नीति। वैवाहिक नीति इसने बिंबिसार ने कई शादियां की थी। वैवाहिक नीति में शादियां होती है। वैवाहिक नीति में क्या होती है? शादियां होती है। या तो खुद शादी करता है, या अपनी पुत्रियों की शादी करता है, या राजकुमारियों की शादी करता है, या बहन की शादी करता है। इसी कारण अपने क्या है, आगे से आगे रिश्ते बढ़ते हैं। तो वैवाहिक नीति में क्या है? वैवाहिक ही है उसने। तो कौशल का राजा, हम लोगों ने पीछे पढ़ के आए थे, जनपद पढ़े थे, वहां पर भी चर्चा की थी। कौशल का राजा था, कौन था? कौशल देव। कौशल देव कौन था? कौशल देव। ध्यान देना, समझना इस चीज को। कौशल देव के पुत्र का नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत। ठीक है। और प्रसेनजीत की जो बहन थी, या हम कहे कौशल देव के पुत्र का नाम प्रसेनजीत और पुत्री का नाम क्या नाम था? पुत्री का नाम था कौशला या कौशल देवी। कौशला या कौशल देवी। तो यानी कौशल का राजा कौशल देव, जिसके पुत्र का नाम प्रसेनजीत और पुत्री का नाम कौशला था। प्रसेनजीत की बहन कौन थी? कौशला थी। प्रसेनजीत की बहन कौन थी? कौशला थी। इसका विवाह, कौशला का विवाह किसके साथ हुआ था? बिंबिसार के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? बिंबिसार के साथ हुआ था। एक विवाह तो ये हो गया। ठीक है। दूसरे विवाह की बात करें, अब ध्यान देना भाई, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज रह गई है, वो मैं बता देता हूँ। जब कौशला का और बिंबिसार का विवाह हुआ, जब कौशला का और बिंबिसार का विवाह हुआ, तब कौशल नरेश ने या कौशल के प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दहेज में क्या दिया था? दहेज में काशी दी थी। क्या दी थी? काशी दी थी। तो याद रखना, बिंबिसार को दहेज में काशी किसके द्वारा दी गई थी? तो प्रसेनजीत के द्वारा दी गई थी, या कौशल देव के द्वारा दी गई थी। कौशल जनपद के द्वारा बिंबिसार को कौशला के साथ शादी करने के बाद में कौन सी नगरी प्राप्त हुई थी? तो कौन सी हुई थी? काशी प्राप्त हुई थी। ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। उसके बाद में दूसरी शादी देखते हैं। दूसरी शादी इसने की थी वैशाली के राजा, वैशाली के राजा कौन? चेटक। कौन था? वैशाली का राजा कौन था? चेटक था। और चेटक की पुत्री थी जिसका नाम था चेलना। चेटक की पुत्री का नाम क्या था? चेलना था। दूसरी शादी
चेलना के साथ की थी। यानी हम बात करें या दूसरी शादी की बात कर रहे हैं तो चेलना और बिंबिसार की क्या हुई थी, शादी हुई थी। ये भी ध्यान देना, चेलना और बिंबिसार की क्या हुई थी, शादी हुई थी। चेलना थी वो किस गणराज्य की थी, तो चेलना वैशाली की थी। किसकी थी, वैशाली की। और किस वंश की थी, वैशाली में कौन सा वंश था, लिच्छवी था। कौन सा वंश था, लिच्छवी था। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी चेलना। और ये भी ध्यान देना ये चेटक की पुत्री थी। अब कई बच्चे चेलना और हेलना में कन्फ्यूजित हो जाते हैं, ठीक है, जो कन्फ्यूजन रहता है कि चेलना कौन थी, हेलना कौन थी। तो चेलना तो चेटक की पुत्री थी, चेलना तो कौन थी, चेटक की पुत्री थी। हेलना भारत की थी ही नहीं, हेलना भारत की थी नहीं। वो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य, और मौर्य में जब सेल्यूकस आएगा भारत पर आक्रमण करने के लिए, उसके दौरान आएगा। और हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की फिर क्या होगी, शादी होगी। और भारत में होने वाली हेलेना और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की शादी, भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शादी है वो, यानी दो देशों का मिलन होता है वहाँ पे। तो वो आगे हम मौर्य काल में बात करेंगे। तो यहाँ हेलेना और चेलना में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। उसके बाद में तीसरे विवाह की बात करते हैं। तीसरा इसने विवाह संबंध स्थापित किया था अपना पंजाब की राजकुमारी, पंजाब क्षेत्र की थी, पंजाब की, या जहाँ 5 नदियाँ बहती थी, पंजाब की राजकुमारी कौन थी, क्षेमा मद्दर। क्षेमा मद्दर से विवाह किया था। क्षेमा मद्दर और किसका विवाह हुआ था, बिंबिसार का विवाह हुआ था। ये भी ध्यान रखना। तो बिंबिसार ने कोसला के साथ भी विवाह किया था, चेलना के साथ भी विवाह किया था, और क्षेमा के साथ भी विवाह किया था। याद रह जाएगा, ठीक है, याद रखना है। ये तो क्या किए थे, उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और किस शासक ने बिंबिसार को काशी दहेज में दी थी, तो किसने दी थी, प्रसेनजीत या कौशल ने क्या दी थी, काशी दहेज में दी थी। ठीक है, तो ये विवाहिक संबंध हो गया। तो पहली नीति कौन हम लोगों ने पढ़ ली है, विवाहिक नीति। उसके बाद में दूसरी नीति, दूसरी नीति है मैत्री नीति या मित्रता नीति। मैत्री या मित्रता नीति। अब मैत्री या मित्रता नीति, ये भी ध्यान रखना कि मैत्री है, ये बिंबिसार यहाँ पर दिखाता है अपनी मित्रता का परिचय, दोस्ती दिखाता है कि जो इसके पास के राजा थे उनके साथ कुछ को युद्ध में पराजित किया, कुछ को क्या किया, उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और कुछ के साथ क्या थी, उसकी मित्रता थी। यानी एक अच्छे राजा के इसमें बिंबिसार में क्या थे, गुण थे, और वो चीज़ यहाँ उसकी प्रदर्शित हम लोग कर रहे हैं। तो मित्रता के नीति में क्या हुआ था कि अवंती का शासक था, अवंती का शासक, यानी ध्यान देना, जब बिंबिसार मगध में शासन कर रहा था, जब बिंबिसार मगध में शासन कर रहा था, उस समय अवंती में शासक कौन था, तो उस समय अवंती में शासक था, वो था प्रद्योत सेन। कौन था, प्रद्योत सेन। प्रद्योत सेन था। अवंती में शासक कौन था, प्रद्योत सेन था। और यहाँ प्रद्योत सेन और बिंबिसार की अच्छी मित्रता थी। प्रद्योत सेन और बिंबिसार की क्या थी, अच्छी मित्रता थी। ये इन दोनों व्यक्तियों की क्या थी, मित्रता थी। ये मित्रता झलकती है, और वो मित्रता थी इसी कारण क्या थी कि ये लोग दोनों ने अपने एक कंडीशन हुई थी कि प्रद्योत सेन था वो बीमार था। प्रद्योत सेन क्या था, बीमार हो गया था, और बीमार होने के बाद, ध्यान देना बहुत ही टॉप क्वेश्चन बता रहा हूँ, बीमार होने, इसके दरबार में एक राजवैद्य रहता था। कौन रहता था, राजवैद्य रहता था, जिसका नाम क्या था,
जीवक। क्या नाम था? जीवक था। ठीक है, उसके राजवेद्य का नाम था जीवक। और देखो दोस्ती, मित्रता, देखो इन दोनों व्यक्तियों की मित्रता होने के बाद इस प्रद्योत्सेन के इलाज के लिए बिंबिसार ने क्या किया था? जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? जीवक को। बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल रहा है यहाँ से, ध्यान देना कि प्रद्योत्सेन के उपचार के लिए बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? किस राजवैद्य को भेजा था? तो किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। बहुत ही टॉप क्वेश्चन निकल रहा है यहाँ से, ध्यान देना। उसके बाद में आगे देखते हैं तीसरी नीति थी, वो थी विजय की नीति। कौन सी नीति थी? विजय की नीति, या हम बात करें युद्ध नीति की। विजय नीति में क्या था? अंग का राजा था ब्रह्मदत्त। अंग का राजा क्या था? जब हम लोगों ने अंग को पढ़ा था पहले जनपद के रूप में पढ़ा था अपनी क्लास में, अंग किसके थे? चंपा के थे। और चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, तो हम लोगों ने जब पढ़ा था तब मैंने बाद में अंग के लास्ट में एक बात बताई थी कि अंग जनपद को और किस में मिला लिया गया था? मगध में मिला लिया गया था। किस में मिला लिया गया था? मगध में मिला लिया गया था। ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, वो अंग गणराज्य को मगध में किसने मिलाया था? टॉप क्वेश्चन है। अंग गणराज्य को मगध में किसने मिलाया था? अंग गणराज्य को मगध में बिंबिसार ने मिलाया था या बिंबिसार ने मिलाया था। ठीक है, देखो विजय की नीति किस प्रकार से? बिंबिसार ने अंग का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। ठीक है, अंग का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। अब बिंबिसार ने इस ब्रह्मदत्त को क्या किया था? पराजित किया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है, अंग किसके अधीन है? अंग को किस में मिला लिया गया? मगध में मिला लिया। अंग किसका भाग हो गया? अब मगध का भाग हो गया। और मगध का भाग होने के बाद में बिंबिसार का पुत्र था जिसका नाम था अजास्त्रु। क्या नाम था? अजास्त्रु। बिंबिसार का पुत्र था अजास्त्रु था। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र था अजास्त्रु। अब बिंबिसार ने अपने पुत्र अजास्त्रु को अंग का क्या बना दिया? अंग का शासक नियुक्त कर दिया। अंग का साम्राज्य कौन चलाता था? यानी अंग को जीतने के बाद, बिंबिसार के द्वारा अंग को जीतने के बाद अंग का साम्राज्य किसको सौंपा? अजास्त्रु को सौंपा। किसको सौंपा? अजास्त्रु को। ठीक है, अब अजास्त्रु को क्या कर दिया? अंग का शासक नियुक्त कर दिया। अंग का शासक, तो अजास्त्र राजा बनने के बाद, ये भी ध्यान देना, शासक बनने से पहले अजास्त्रु कहाँ का गवर्नर था? तो अजास्त्रु अंग जनपद का क्या था? गवर्नर था। किसका था? अंग का गवर्नर था। अंग को किसने मगध में मिलाया था? तो बिंबिसार ने मिलाया था। किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। ये 3 नीतियाँ थी इसकी। कौन सी नीति? पहली नीति पढ़ी थी वैवाहिक नीति। ठीक है, वैवाहिक नीति में हम लोगों ने 3 शादियों की चर्चा की थी। कितनी शादियों की चर्चा की थी? कौशला के साथ विवाह, चेलना के साथ विवाह और क्षेमा के साथ विवाह। कौशला, चेलना और क्षेमा के साथ विवाह, ये 3 शादियां हम लोगों ने पढ़ी थी, बिंबिसार ने की थी वैवाहिक नीति की। मैत्री नीति के अंतर्गत हम लोगों ने प्रद्योत्सेन और बिंबिसार की दोस्ती पढ़ी है। कौन? प्रद्योत्सेन और बिंबिसार की दोस्ती पढ़ी है। क्योंकि प्रद्योत्सेन जब बीमार हुआ था तो बिंबिसार ने अपने राजकवि या राजवेद्य जीवक को किसके इलाज के लिए भेजा था? प्रद्योत्सेन के इलाज के लिए भेजा था। प्रद्योत्सेन कहाँ का शासक था? तो प्रद्योत्सेन अवंती का शासक था। कहाँ का शासक था? अवंती का शासक था। विजय की नीति के तहत हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अंग गणराज्य पढ़ा है, अंग जनपद पढ़ा है।
विजय नीति में अंग जनपद का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। कौन था? ब्रह्मदत्त था। और ब्रह्मदत्त को किसने पराजित किया? ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने पराजित किया था। और बिंबिसार ने अंग को किस में मिला लिया? मगध में मिला लिया। अंग को किस में मिलाया? मगध में मिलाया। और मगध का गवर्नर किसको नियुक्त किया था? अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्त कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ साधारण सी बात है, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? अभी चर्चा करके आए हम लोग। कौन था? जीवक था। जीवक कौन था? जीवक था। अब जीवक के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। अभी जीवक के लिए कितनी बातें याद रखनी है? दो बातें मुख्यतः ध्यान में रखनी है। एक तो था कि ये बिंबिसार ने इसको कहाँ भेजा था? प्रद्योत सेन के इलाज के लिए भेजा था। प्रद्योत सेन के इलाज के लिए ये गया था। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जीवक है वो महात्मा बुद्ध की सेवा में भी गया था। ठीक है, सेवा में भी गया था। तो ध्यान देना, जीवक ने महात्मा बुद्ध की सेवा भी की थी। महात्मा बुद्ध की सेवा भी की थी। किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। क्योंकि किसकी शरण में रहता था? वो किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार के दरबार में रहता था। कहाँ रहता था? राजवैद्य कवि जीवक बिंबिसार के दरबार में रहता था। प्रद्योत सेन के इलाज के लिए भी गया था। यानी जिसके पास रहेगा उसका इलाज उसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिंबिसार के दरबार में रहता था। बिंबिसार जहाँ भी भेजेगा जीवक को, वहाँ उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखना, इसको इस प्रकार से याद रखना कि बिंबिसार के दरबार में जीवक राजवैद्य था। कौन था? जीवक राजवैद्य था। नेक्स्ट कक्षा में अपन लोग फिर मिलेंगे। नेक्स्ट कक्षा में फिर मिलेंगे, अजातशत्रु पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अजातशत्रु पढ़ेंगे। क्योंकि लगभग 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की बिंबिसार की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बिंबिसार की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। किस प्रकार से? क्योंकि बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की कई जगह अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें हैं, हम लोग सभी पे चर्चा करेंगे। अजातशत्रु को क्या किया? बिंबिसार को क्या किया? अजातशत्रु ने मार दिया यानी हत्या कर दी। इसी कारण अजातशत्रु को भारत का प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है। इसी कारण अजातशत्रु को भारत का प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो कोई स्टूडेंट अभी नया अपने इस सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया है, यूट्यूब चैनल पे आया है, वो कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली जो भी नई कक्षा का वीडियो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।